नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन पार्ट 3 यानी चैप्टर 2 पर यह तीसरा वीडियो। लंबाई का मापन। हमें विश्व में जो पिंड दिखाई देते हैं उन पिंडों के आमापों में अंतर का एक विस्तृत परिसर यानी लंबाइयों के परिसर और कोटि यानी कौन कौन लंबाइयाँ जो हमें मापना होता है उसका परिसर और कोटि देखिए। वस्तु का आकार अथवा दूरी आमाप। वस्तु का आकार अथवा दूरी आमाप। प्रोटॉन की आमाप यानी प्रोटॉन की आमाप माने व्यास 10⁻⁻15 मीटर, इसकी ये कोटि है, इतना बहुत छोटा। परमाणु नाभिक का आमाप 10⁻14 मीटर। हाइड्रोजन अणु का आकार 10⁻10 मीटर। किसी प्रारूपी जीवाणु की लंबाई 10⁻8 मीटर। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 10⁻6 मीटर। लाल रुधिर कणिका का आकार 10⁻5 मीटर। किसी कागज की मोटाई 10⁻4। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 10⁻4। पृथ्वी की त्रिज्या 10⁻7 मीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 10⁻8 मीटर। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 10⁻11 मीटर। सूर्य से प्लेटो की दूरी 10⁻13 मीटर। आकाश गंगा की आमाप यानी आकाश गंगा जहाँ तक फैला हुआ है 10⁻21 मीटर। पृथ्वी से एंड्रोमेंडा मंदाकिनी की दूरी 10⁻22 मीटर। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड की परिसीमा की दूरी 10⁻26। ये है लंबाई के परिसर एवं कोटि। अब इसको हम डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष नहीं माप सकते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष नहीं माप सकते। तो इनको मापने की प्रत्यक्ष विधि, अभी तक हम स्केल से छोटी बड़ी कुछ दूरियां मापते हैं और वर्नियर कैलिपर्स से, स्क्रू गेज से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, लेकिन ये जो दूरी है ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापी जाती है। तो देखिए, लंबाई मापने की विधियां यानी लंबाई मापने की दो विधि है। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, जैसे मीटर पैमाना स्केल उठाए और यह न्यूनतम दूरी 1 मिलीमीटर यानी 10 जो हमारा मीटर स्केल होता है वो 10⁻1 मिलीमीटर यानी 10⁻3 मीटर की लंबाई मापी जा सकती है इससे। वर्नियर कैलिपर्स द्वारा न्यूनतम 0.1 मिलीमीटर यानी 10⁻4 मीटर की लंबाई मापी जा सकती है। स्क्रू गेज तथा स्फेरोमीटर द्वारा न्यूनतम 0.01 मिलीमीटर यानी 10⁻5 मीटर की लंबाई मापी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा न्यूनतम 10⁻9 मीटर की लंबाई मापी जा सकती है। यानी हम न्यूनतम की जब बात करते हैं तो यही न्यूनतम हम दूरी माप सकते हैं। प्रोटॉन की आमाप इन डायरेक्ट मेथड से हम नहीं, या परमाणु नाभिक का आमाप हम इस डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से मापने में असफल हैं। इन सब के लिए बाकी जो इससे छोटी हैं और बहुत बड़ी हैं उनको मापने की अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड। अब ये है अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, यानी लंबाई मापन की अप्रत्यक्ष विधि। इसमें है बहुत बड़ी दूरी का मापन। यदि बहुत बड़ी दूरी का मापन करना है
तो इसमें है विधि लंबन विधि। यदि किसी पेंसिल को अपने सामने हाथ से पकड़ते हैं तथा दीवार पर किसी बिंदु को पहले बाईं आंख ए से दाईं आंख बंद रखते हुए देखते हैं तथा फिर दाईं आंख बी से बाईं आंख बंद रखते हुए देखते हैं, तो दीवार के उस बिंदु के सापेक्ष पेंसिल की स्थिति परिवर्तित प्रतीत होती है। प्रेक्षण बिंदु आंख की स्थिति के परिवर्तित होने पर किसी वस्तु पेंसिल की पृष्ठ भूमि के सापेक्ष स्थिति में होने वाला परिवर्तन थीटा लंबन कहलाता है। दोनों प्रेक्षण बिंदु ए एवं बी के बीच की दूरी को आधारक कहते हैं। इसको इस प्रकार समझा जाए, जैसे ये दीवार पर एक बिंदु यस है, इसको हमें देखना है। पेंसिल से पहले बाईं आंख से देखा जाता है। पेंसिल सामने रख कर ऐसे करके पेंसिल को बाईं आंख दाईं आंख को बंद रखते हैं, देखते हैं तो ये यस दिखाई देता है। फिर इसको जब हम दाहिनी आंख से देखते हैं तो पेंसिल की जो स्थिति वो परिवर्तित हो जाती है। पहले पेंसिल यहाँ थी, अब पेंसिल यहाँ आ जाएगी। तो यह जो थीटा बनता है इसे लंबन कहते हैं, और ये जो दूरी है ये इसको कहते हैं आधारक। लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह की दूरी d ज्ञात करने के लिए इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों वेधशालाओं A एवं B से एक ही समय पर देखते हैं। A एवं B के बीच की दूरी AB बराबर B है। चित्र में इन दो स्थितियों से ग्रह के प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण ASB माप लिया जाता है, जिसे लंबन कोण कहते हैं। यानी लंबन विधि द्वारा किसी दूरस्थ ग्रह की दूरी d ज्ञात करने के लिए इसको पृथ्वी पर दो विभिन्न स्थितियों वेधशालाओं A एवं B से एक ही समय पर देखते हैं। A एवं B के बीच की दूरी AB बराबर B, यहाँ से भी देखते हैं इसको और यहाँ से भी देखते हैं। तो इन दो स्थितियों में ग्रह के प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण, ये जो कोण थीटा है, माप लिया जाता है, जिसे लंबन कोण कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी से तारे की दूरी d बहुत अधिक है, क्योंकि पृथ्वी से तारे की दूरी जो d है, ये पृथ्वी है और ये जो तारा है ये बहुत दूर है, तो b अधिक है, अतः b बटे d बहुत छोटा होगा, क्योंकि वह छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो वो बहुत छोटा होगा, अतः b अपॉन d लेस देन 1। इसलिए कोण थीटा बहुत ही छोटा है। कोण थीटा जो होगा बहुत छोटा होगा। ऐसी दशा में ए बी को केंद्र यस तथा त्रिज्या d वाले वृत्त का चाप माना जा सकता है। क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है तो इसको वृत्त का केंद्र मान लेते हैं और इसको चाप इतना दूर है कि इसको केंद्र और इसको वृत्त का चाप मान लिया जाता है। तो अतः कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है? b और त्रिज्या क्या है? d। तो इस सूत्र से थीटा बराबर b अपान d, इस सूत्र के द्वारा हम पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी यानी d बराबर, यहाँ से d बराबर हो जाएगा b बटे थीटा, यानी पृथ्वी से तारे के बीच की दूरी आप आसानी से माप सकते हैं। अतः b तथा थीटा का मान ज्ञात होने पर d के मान की गणना की जा सकती है। यानी इस सूत्र के द्वारा यदि b और थीटा का मान ज्ञात हो तो d का मान आसानी से ज्ञात की जा सकती है। अब है ग्रह उपग्रह का व्यास ज्ञात करना। ग्रह
उपग्रह का व्यास ज्ञात करना अप्रत्यक्ष विधि से। ये चित्र माना किसी ग्रह का व्यास PQ, ये ग्रह है, उसका व्यास PQ जो D के बराबर है, पृथ्वी के किसी बिंदु A से बिंदु P एवं Q को देखकर, यानी पृथ्वी के किसी बिंदु A से बिंदु P एवं Q को देखकर AP तथा AQ के मध्य अल्फा ग्रह का कोणीय व्यास, ये क्या कहेगा, ग्रह का कोणीय व्यास माप लेते हैं। और फिर ये उसी सूत्र से जो ऊपर बताया गया है, यानी D/D स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर अल्फा। और यहाँ से हम D, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यह दूरी है तो इसको हम चाप मान लेंगे और ये D त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ से हम आसानी से D का, यानी किसी ग्रह या उपग्रह का व्यास आसानी से इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अप्रत्यक्ष विधि में बहुत छोटी दूरी का मापन, अप्रत्यक्ष विधि से बहुत छोटी दूरी का मापन। अणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं। अणु का आकार अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, किंतु इसके व्यास का आकलन हम अप्रत्यक्ष विधि द्वारा कर सकते हैं। तेल का एक बूंद जल के पृष्ठ पर डालने पर एक अत्यंत पतली फिल्म के रूप में जल के पृष्ठ पर फैल जाती है। यदि हम तेल के एक बूंद को ले लें तो जल पर डालेंगे तो उस पर वो अत्यंत पतली फिल्म के रूप में चारों तरफ फैल जाता है। इस आधार पर हम ओलिक अम्ल के अणु के साइज का आकलन कर सकते हैं। इसके आधार पर हम ओलिक अम्ल के अणु के साइज का आकलन आसानी से कर सकते हैं। ओलिक अम्ल एक ऐसा द्रव है जो अवाष्पशील, यानी वाष्पशील नहीं होता है, एवं जल में अघुलनशील है, जल में घुलता भी नहीं है, तथा जिसका पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होता है। इसका जो पृष्ठ तनाव होता है जल के पृष्ठ तनाव से बहुत कम होता है। अतः इस अम्ल की एक बूंद जल के बहुत बड़े पृष्ठ पर डाली जाए तो यह फैलकर जल के पूरे पृष्ठ को घेर लेती है। इस अम्ल की एक बूंद जल के बहुत बड़े पृष्ठ पर डाली जाए तो क्या होता है, फैलकर जल के पूरे पृष्ठ को घेर लेती है, तथा इसकी मोटाई लगभग अणु के व्यास के बराबर होती है। इसकी जो मोटाई फिल्म की होगी, जो फैलेगा, इसकी मोटाई लगभग अणु के व्यास के बराबर होती है। अतः इस फिल्म की मोटाई मापकर अणु के व्यास का परिकलन किया जा सकता है। यानी जो पतली फिल्म उस पर पानी के ऊपर रहेगी, इसकी मोटाई मापकर अणु के व्यास का परिकलन किया जा सकता है। यदि ओलिक अम्ल की एक बूंद का आयतन भी तथा इस बूंद के द्वारा जल के बहुत बड़े पृष्ठ पर बनी पतली से पतली फिल्म का क्षेत्रफल क्या हो, A, तब फिल्म की मोटाई क्या होगी, फिल्म की मोटाई D बराबर होगी फिल्म का आयतन बटे फिल्म का क्षेत्रफल। D बराबर होगा फिल्म का आयतन बटे फिल्म का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल में मोटाई का गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा V बटे A। इस मोटाई का मान जो इस सूत्र के द्वारा हम फिल्म की मोटाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयतन हमें मालूम रहेगा बूंद का और उसका क्षेत्रफल भी माप लेंगे जहाँ तक फैला रहेगा, और इसके आयतन में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो फिल्म की जो होगी वो मोटाई हमें मालूम हो जाएगी। इस मोटाई का मान जो होता है 10⁻9 मीटर की कोटि का आता है। जो ये मोटाई का होती है
मान 10 घाते ऋण 9 मीटर की कोटि का आता है।